करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, और हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैं बोला था रेजिस्टेंस ले लो या फिर रेजिस्टिविटी ले लो। रेजिस्टिविटी वैसे होता था रो इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लास्ट क्लास में हमने यहीं पे खत्म किया था कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। जहां पे आपको बताया था कि अल्फा क्या है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा क्या है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा बताया था ये क्या है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और आर नॉट क्या होता था, आर नॉट या फिर रो नॉट, ये क्या था, तो ये था रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, एनी टेम्परेचर टी। ये क्या हो गया, एनी टेम्परेचर टी। किसी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस अगर निकालना है, अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस से पता है आपको रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यूज करेंगे। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यानी अगर मान लो कि 0 से 20 डिग्री सेल्सियस गए हो गए, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अल्फा आपको दिया रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर आप किसी भी मटेरियल के लिए कोई एक मटेरियल पकड़ लो, उस मटेरियल के लिए अगर हम लोग V वर्सेस I ग्राफ बनाए अलग अलग टेम्परेचर पे, तो V वर्सेस I ग्राफ क्या होता है, तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R होगा। तो अगर VI ग्राफ बनाते हैं कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज दैट मान लेता हूँ कि T1 टेम्परेचर पे, क्योंकि T1 टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप टेम्परेचर वेरी कराओगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, वेरी करेगा। तो किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप VI कर्व बनाते हो, कैसा ग्राफ आता है, ऐसा आता है। मान लो उसी मटेरियल का अगर मैंने किसी और टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये मान लेते हैं θ1 है, ये मान लेते हैं कि θ2 है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ सेम मटेरियल के अगर बनाया गया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, R1 होगा। क्योंकि इसका जो स्लोप होगा V बाई आई, V बाई आई क्या देगा आपको, R देगा। तो आपको देख के पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ सेकंड ग्राफ क्या है, ज्यादा है स्लोप ऑफ फर्स्ट ग्राफ से, यानी R2 क्या होगा, ग्रेटर देन R1 होगा। R2 ग्रेटर देन R1 कहने का मतलब क्या होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, तो T2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, T1 होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर अलग अलग टेम्परेचर बनाओगे, VI ग्राफ देख के आप बता सकते हो सेम मटेरियल के लिए बनाया गया है, ठीक है। सेम मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अगर सेकंड केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब सेकंड केस टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों आया, तो ऐसा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे tan θ2 इज ग्रेटर देन क्या था, tan θ1 था। सब कनेक्टेड है। स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, T2 क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स है उसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इन जनरल अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी होता है, ऐसे मैं कुछ लिख देता हूँ उसको जगह ना ध्यान रखना। जो रेजिस्टिविटी ऑफ जो एलॉय होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। इन जनरल ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रू होगा, लेकिन
99% केसों में अगर एलॉय का अगर रेजिस्टिविटी देखोगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर होगा, और ग्रेटर देन क्या होगा, कंडक्टर होगा। ऑब्वियस है, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए उसको कंडक्टर बोलते हैं। रेजिस्टिविटी मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी रहेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अगर बात किया जाए इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, सबसे कम होगा। उससे ज्यादा कौन सा होगा, सेमीकंडक्टर का। सबसे ज्यादा किसका होगा, एलॉय का। ठीक है, यानी कंडक्टर देखा जाए तो सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होगा, ये होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद ए होगा। यानी जिसका रेजिस्टिविटी सबसे कम, उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि conductivity of conductor is greater than conductivity of semiconductor is greater than conductivity of alloy। यानी alloy का conductivity क्या सबसे कम है, यानी सबसे खराब कंडक्टर होगा। इन जनरलों की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड, अगर अल्फा की बात किया जाए, अल्फा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर अल्फा की बात किया जाए तो अल्फा जो होता है इन जनरल एलॉय के लिए क्या होता है, लेस देन अल्फा ऑफ मेटल। कहने का मतलब क्या हुआ, मेटल का जो अल्फा होता है ज्यादा होता है इन कंपेयर टू एलॉय। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर आप रेज करोगे, टेम्परेचर अगर रेज करोगे, तो टेम्परेचर रेज करने से इसका अल्फा ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा चेंज होगा, ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर रेज करोगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एलॉय। एलॉय का रेजिस्टेंस क्या करेगा, कम इंक्रीज करेगा, लेकिन मेटल का रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर जिसका अल्फा ज्यादा रहेगा, सेम टेम्परेचर चेंज के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो किसी का अल्फा ज्यादा है, किसी का अल्फा अगर ज्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, टेम्परेचर के साथ ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो मेटल के केस में क्या होगा, तो मेटल के केस में टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, ये तो आपको कल ही बताया था कि अल्फा की जो वैल्यू होता है फॉर मेटल क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। फॉर मेटल क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। बट अल्फा की देखोगे तो फॉर सेमीकंडक्टर ले लो, या फिर इंसुलेटर ले लो, इंसुलेटर ले लो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो। इन सब के लिए क्या होता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। अल्फा का वैल्यू निगेटिव होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओ, सॉरी टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो आर होगा क्या हो जाएगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर अल्फा निगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, ये वाला क्वांटिटी क्या करेगा, निगेटिव है ना, ये क्या करेगा, ओवरऑल क्या करेगा, ठीक है, 1 माइनस दिस, तो क्या करेगा, एक चीज क्या करेगा, बढ़ेगा। तो 1 माइनस क्या करेगा, ओवरऑल क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा, अगर ये चीज क्या है, निगेटिव है तो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ठीक है, अल्फा अगर निगेटिव है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटते जाएगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटते जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, 1 माइनस समथिंग हो गया ना, क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटते जाएगा। तो अल्फा अगर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, साथ साथ इंक्रीज करेगा। अल्फा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, तो टेम्परेचर राइज करने पे रेजिस्टेंस क्या करेगा, फॉल करेगा, डिक्रीज, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सारा सिंबॉलिक है, आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा। ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन हटाओ, ऐसे बताता हूं। अगर मेटल के लिए, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं,
ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाओ तो टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ग्राफ मेटल के कैसा आता है, कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देखो यहाँ से आर रो इक्वल टू कितना आता है, रो नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग टी मान ले तो क्या आ जाएगा, तो रो इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा इंटू रो नॉट इंटू क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। रो नॉट इंटू देखोगे तो क्या आ जाएगा, अगर रो को मैं बाई एक्सेस पुट करूं, टी को हम लोग एक्स एक्सेस पुट करूं तो क्या आ जाएगा, तो बाई इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा मेटल का। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर केस में देखोगे, सेमी कंडक्टर केस में देखोगे तो ये जो ग्राफ आएगा ध्यान रखना आपको। ठीक है, कई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर सेमी कंडक्टर का देखोगे तो रेजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई हम लोग फॉर्मूला नहीं देखे, हम लोग मेटल के बारे में जनरली पढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर का अगर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखोगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। सुपर कंडक्टर, अगर सुपर कंडक्टर का देखोगे तो उसका जो ग्राफ आता है रेजिस्टिव वर्सेस ऐसा आएगा। ठीक है, और ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कि सुपर कंडक्टर कैसा कंडक्टर होता है, तो नाम है सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, टेम्परेचर अगर आप फॉल करते जा रहे हो, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा। मेटल का रेजिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी होगा मटेरियल का सडनली क्या होता है, जीरो हो जाता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, जब टी क्या होगा, टी टेंस टू टीसी हो जाएगा। टीसी मतलब टेंस टू मतलब यहाँ पे इक्वल टू। जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, इस केस में, इस केस में जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की क्या होता है, जीरो हो जाता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर फॉल करते जाए, गिराते जाए, कम करते जाए, तो वो टेम्परेचर जहां पे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which resistivity of the material becomes zero. Resistivity of material becomes zero. यानी जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टिविटी अगर जीरो हो गया, इसका मतलब रेजिस्टिविटी जीरो हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। रेजिस्टेंस जीरो हो गया मतलब ये क्या करेगा, इस केस में ये जो कंडक्टर होता है कैसा बन जाता है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर यानी ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, जीरो हो, रेजिस्टिविटी कितना हो, जीरो हो। जैसे रेजिस्टिविटी जीरो हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कंडक्टर, तो मतलब देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टेम्परेचर रेंज में ये जो कंडक्टर होगा कैसा होगा, सुपर कंडक्टर की तरह होगा। सुपर कंडक्टर होगा। सुपर कंडक्टर कहने का मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा इसका, जीरो होगा, मतलब किसी भी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस इसमें पास नहीं करेगा, सॉरी कोई भी रेजिस्टेंस इसमें नहीं होगा, इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, जीरो होगा। यानी अगर मान लो कि आपने किसी सुपर कंडक्टर के अक्रॉस अगर 1 वोल्टेज भी अप्लाई कर दिए, 1 वोल्ट भी अगर अप्लाई कर दिए, इसमें जो करंट होगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आर। आर कितना हो गया, जीरो हो गया,
मतलब क्या हो जाएगा, देखा जाए तो आइडियली क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट करंट हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो अगर सुपर कंडक्टर है तो हीट लॉस कितना हो जाएगा, तो हीट लॉस कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। हीट लॉस पढ़े होगा 10th क्लास में, आई स्क्वायर आर टी होता है। आर जीरो हो गया इसका मतलब कोई हीट लॉस नहीं होगा। सुपर कंडक्टर अगर अचीव हो जाए, ठीक है, बहुत सारे मिले भी है, तो इस केस में किसी भी तरह का हीट लॉस नहीं होगा। ठीक है, यानी हीट लॉस अगर नहीं होगा, किसी भी तरह की एनर्जी हमारा बर्बाद नहीं होगा, हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर अगर हम लोग करंट को फ्लो कराना चाहते हैं और सुपर कंडक्टर यूज कर ले, तो हमारा कोई भी लॉसेस नहीं आएगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर एक स्टडी का पार्ट है अभी। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। सुपर कंडक्टर बेसिकली ऐसा कंडक्टर हो गया, ठीक है, जिसका कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, या फिर रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दोनों बात बोल सकते हैं। अगर वन अपॉन कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है वन अपॉन रेजिस्टिविटी, ये क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। रेजिस्टिविटी अगर जीरो है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, हाँ ना बताओ। यस सर। और छोटा छोटा पॉइंट से बस एक साथ मैं करवा देता हूँ सारा कुछ। थ्योरेटिकल पार्ट है, मेडिकल में कुछ लेते हैं क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी जीरो कैसे हो सकता है? होता क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर आप कम करते जाओगे, क्यों छेड़ती है फालतू की चीज, जैसे से रेजिस्टेंस क्यों पैदा होता है किसी भी कंडक्टर के केस में, तो रेजिस्टेंस होने का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन आपस में। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वाइब्रेशन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि उसका थर्मल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। उसका जो स्पीड होगा क्या होगा, कम होता जाएगा। स्पीड कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ऐसा टेम्परेचर आ जाए जहां पे इसका मोशन क्या हो जाए, सी हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या हो जाए, सी हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना क्या कर दे, बंद कर दे। जब इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो कोलिजन में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोलिजन में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर कोलिजन बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा ना कि यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाता है। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करता है, तो अपना चार्ज यहाँ ट्रांसफर करता है, फिर चार्ज यहाँ ट्रांसफर करता है, फिर यहाँ पर यहाँ पे यहाँ देखोगे तो एक के बाद एक चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफर करते जाएगा, और इसका जो कंडक्टिविटी हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इस केस में कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। सिंबल क्या होगा, जो जितना भी चार्ज आएगा सबका सब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट करंट हो जाएगा इस केस में। क्लियर है? तो बेसिकली टेम्परेचर फॉल करने से इसका जो कोलिजन है वो क्या होता है, बेसिकली कम होते जाता है, कम होते जाता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होते जाता है। जिस टेम्परेचर पर कोलिजन बंद हो जाएगा उस टेम्परेचर पे क्या होगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर है? यस। A1 A2, मान लो कोई ऐसा वायर हमको दिया हुआ है, ठीक है, और इसके क्रॉस मैंने ऐसा कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, क्या होगा, यहां से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगर आई करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो यहां से कितना करंट आएगा, आई करंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पर यूनिट चार्ज जितना यहाँ पे जाएगा उतना ही चार्ज क्या करेगा, बाहर निकलेगा। यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी देखोगे तो एक सेकंड में जितना चार्ज यहाँ से इस सरफेस से इंटर किया होगा उतना ही चार्ज क्या करना चाहिए, इस सरफेस से निकलना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अंदर में चार्ज थोड़ा ना प्रोड्यूस हो जाएगा, अंदर में चार्ज थोड़ा ना प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या होगा, जितना चार्ज यहाँ से इंटर किया है उतना ही चार्ज क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज अगर डेल्टा टी टाइम में गया है तो यहाँ से भी देखोगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या आएगा, डेल्टा टी में बाहर आ जाएगा। यानी जितना करंट इंटर किया होगा उतना ही करंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसा पूछे कि बताओ, जैसे कि चार्ज यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से चार्ज क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, तो पूछेगा क्या, यहाँ से अगर चार्ज इंटर कर रहा है तो पहले जो कंडक्टर था न्यूट्रल था, जैसे करंट फ्लो करेंगे कंडक्टर चार्ज हो जाएगा कि अभी न्यूट्रल रहेगा, चार्ज
कंडक्टर चार्ज हो जाएगा क्या? अगर आप मान लो किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करा रहे हो, तो अगर हम लोग पूछे कि बताओ क्या जो कंडक्टर है वो चार्ज रहेगा कि न्यूट्रल रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। चार्ज हो जाएगा ना। चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा। अगर कोई एक बॉडी है, इस पे अगर आपने 10 कूलम चार्ज दिया और यहाँ से क्या किया 10 कूलम चार्ज ले लिया, नहीं सर, न्यूट्रल रहेगा। तो क्या होगा? चार्ज हो जाएगा ये। अरे इस पर नेट चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा। 0। 5 लिख लो, ठीक है। तो सर अंदर से चार्ज तो है ना। अरे हर बॉडी तुम्हारे में चार्ज नहीं है क्या? तुम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बिना बनी हुई हो, हैं? सब बॉडी के अंदर कितना है? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, तो क्या बॉडी क्या चार्ज होता है क्या? नेट चार्ज करने वाला क्या होता है? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगा तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन्स के डिफिशिएंसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो अगर ज्यादा है या कम है इस बात पर डिपेंड करेगा ना चार्ज है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर होंगे तो चार्ज हम लोग नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो भी चार्ज था उतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और जितना चार्ज यहाँ से इंटर कर रहा है उतना ही चार्ज क्या कर रहा है? बाहर से निकल जाएगा। तो हमेशा क्या रहेगा? कंडक्टर क्या रहेगा? कंडक्टर रिमेन्स न्यूट्रल, ठीक है, एज करंट फ्लो थ्रू इट। अगर इससे करंट फ्लो भी करेगा तो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। यानी करंट अगर कहीं पे देखोगे तो क्या रहेगा? किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर करंट देखोगे, ठीक है, इससे भी क्या करेगा? करंट क्या करेगा? तो आई फ्लो करेगा। करंट क्या करेगा? फ्लो आई करेगा। यानी यहाँ भी देखोगे तो d2 बाई dt क्या होगा? सेम ही होगा। देखिए अगर पूछे आपसे कि बताओ, ठीक है, आई क्या होगा? आई से थ्रू आउट द वायर, करंट इज सेम along the wire। मैं देखता हूँ ताकि पता चले, बाद में कहीं पढ़ो तो। लेकिन अगर पूछूं मैं कि अगर ये मान लेता हूँ कि फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मान लेता हूँ कि सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मान लेता हूँ कि थर्ड है। अगर आपसे पूछो बताओ J1 J2 एंड J3 तीनों क्या है? J1 J2 J3 क्या है? करंट डेंसिटी है। तो कहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा? J1 पे ज्यादा होगा J1 कम होगा? ज्यादा। तो करंट डेंसिटी क्या हमने डिफाइन किया है? तो J इक्वल टू I बाई A किया हमने। देखोगे तो यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है? यहाँ पे सबसे कम है और यहाँ पे एरिया क्या सबसे ज्यादा है। आई तो क्या है? हर जगह पे सेम है, जितना आई यहाँ पे होगा उतना ही आई यहाँ पे होगा, उतना ही आई यहाँ पे होगा। आई बाई ए क्या होगा? यहाँ पे सबसे कम एरिया है, मतलब यहाँ पे J1 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू J2 कंपेयर टू J3, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे हम लोग, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E3 है। तो कहाँ पे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? याद करो कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी में कोई रिलेशन था? ओम्स लॉ का सेकंड फॉर्म J इक्वल टू सिग्मा इनटू E, याद है? लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए तो हैं? E1 ज्यादा होगा, इससे वेरी E2 गुड। कम। क्योंकि देखोगे तो सिग्मा क्या है? तो सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? हर जगह पे सेम होगा। चार्ज डेंसिटी थोड़ा चेंज करेगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा? हर जगह पे सेम ही रहेगा, ठीक है। जितना पहले था उतना ही रहेगा। चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूँ, क्या है? सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है ना। तो कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे, किस तरह का मटेरियल लिए हो, ठीक है। आपने मान लो कोई भी मेटल ले लिया है, तो अगर ये मेटल है तो हर जगह पर कंडक्टिविटी क्या होगा? सेम ही होगा। हर जगह पर कंडक्टिविटी क्या होगा? सेम ही होगा।
कंडक्टिविटी सेम है, इसका मतलब जहां पे जे ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो बोल सकते हैं G1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कंपेयर टू G2 कंपेयर टू G3। ठीक है। अगर बोले कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एट पॉइंट ए पे Vd1 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 2 पे Vd2 है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट पॉइंट 3 पे क्या है, Vd3 है। तो जरा बताओ क्या रिलेशन होगा Vd1 Vd2 Vd3 में? VD1 ज्यादा होगा ज्यादा होगा। कैसे? सर, एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। एरिया को समझ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरी गुड। तो जहां पे क्या होगा, एरिया कम होगा वहां पे Vd क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते थे जे इसको तो हमने एक और चीज पढ़ा है ए Vd, जहां पे जे ज्यादा वहां पे Vd क्या होगा, ज्यादा होगा। ए और ये क्या है, सेम है। तब क्लियर। जहां पे जे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, जहां पे जे ज्यादा वहां पे ई ज्यादा, तो वहां पे Vd ज्यादा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जो होमवर्क दिए थे उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से दिए थे ना, 4 से लेके 14 तक दिए थे। चलेगा, कुछ लोग कौन सा डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर? सर 14 से 20 दिए थे ना। 14 से 20 दिए थे। इसको देखो, यस सर। 4 से 20 दिए थे, 4 से 20 दिए थे। ठीक है, क्योंकि 4 से, चल बताओ 4 से लेके 10 तक में कोई दिक्कत? बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही तुक्का बाजी में? पक्का? सही में? हाँ A सर। non-discharge tube this has any plus ion moves to right each second, while इतना electrons move to the left per second. Electrons charge is this, the current in the discharge tube is। अगर मान लो किसी क्रॉस सेक्शनल से, ठीक है, अगर बोलता है कि एनी प्लस आयन, इतना आयंस क्या कर रहा है, तो राइट की तरफ मूव कर रहा है। आप पता कर सकते हो कितना चार्ज इधर जा रहा है। एनी प्लस मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। एनी प्लस मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। यस सर। एनी प्लस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, मतलब प्लस ई चार्ज हो गया इस पे। यहाँ पे ई क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतना चार्ज क्या कर रहा है, इधर क्यों जा रहा है, और इतना चार्ज क्या कर रहा है, बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव लेफ्ट पर सेकेंड। अब इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। इतना इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करने का मतलब क्या हुआ, इधर की ओर क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब क्या होगा, इतना पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इधर जा रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा था और नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा था। अगर करंट के हिसाब से देखोगे, अगर इतना नेगेटिव चार्ज इधर मूव किया, इसका मतलब इतना इसके बराबर पॉजिटिव चार्ज क्या क्या होगा, इधर मूव किया होगा। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। तो करंट निकालने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, कितना पॉजिटिव चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पार किया है। सब बोलते ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन्स पार कर गया एक सेकंड में, तो करंट कितना होगा, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, 10e/1 सेकंड। होगा कि नहीं होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर पार किया है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इधर पार किया होगा। क्योंकि हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं, फ्लो ऑफ करंट लेते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो, इसके कारण जो करंट होगा क्या होगा, इधर डायरेक्शन होगा, और इसके कारण करंट क्या होगा, इधर डायरेक्शन होगा। इसके करंट अगर I1 है, इसके कारण कितना है, I2 है, तो I1 प्लस I2 क्या आ जाएगा, नेट कट हो जाएगा, निकल जाएगा। दोनों को चार्ज क्या करो, ऐड करो, और आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, पर सेकंड दिया हुआ है, तो दोनों को चार्ज को ऐड कर दो। ठीक है, वो क्या जाएगा आपको, और मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2.9 प्लस 1.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से देखोगे तो इधर गया होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से देखोगे तो इधर गया होगा। मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 10⁻18 मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10⁻−19। इतना करंट क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। ये चार्ज है पर सेकंड।
क्लियर है? सॉल्व कर लोगे 10 पावर 80 93 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2.9 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 पावर -1। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये करंट क्या आएगा तो राइट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अब इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा, जो भी करंट आएगा क्या आएगा, राइट डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? हाँ सर। आगे बोलोगे। सर क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, 10 से 20 के बीच में 12। अ करंट I फ्लो थ्रू द यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D when the electron velocity is V. The same current will flow through the wire of diameter D by 2 made the same material if the drift velocity of the electrons is. अरे अब I क्या दे रखा है यहाँ पे, सेम दे रखा है ना। I इक्वल टू क्या होता है, NE VD इंटू A होता है। अब बताया था, याद रखना, J इक्वल टू NE VD, NE VD। तो J क्या होता है, I बाई A होता है, तो मल्टीप्लाई बाई A कर देंगे तो I इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब बोलता है कि सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। I कितना है, सेम है दोनों केस में। ठीक है, मटेरियल आपने सेम लिया है, मतलब एन भी क्या होगा, सेम होगा। ई तो क्या है, सेम ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो VD1 इंटू A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, VD2 इंटू A2। सॉल्व हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं होगा? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर आपको डायमीटर आपको हाफ हो गया, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया 1/4 टाइम्स हो गया, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स होना चाहिए। आगे बोलो 12 के अलावा। 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये सब हो गया, ये तो अभी बताई दिए। 14 हो गया, 16 16। The wire of uniform cross-section length L and resistance R is bent into complete circle. The resistance between any 2 points of the diametrically opposite point will be. ऐसे तो हम लोग यहाँ पे तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बचपन से करते आए हैं। ठीक है, बोलता है कि लेंथ कितना है, L है, और रेजिस्टेंस कितना R है। ठीक है, एक वायर है, तो पूरा लेंथ कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ था वो क्या था, L था। इसका रेजिस्टेंस कितना था, R था। इसको एक कंप्लीट सर्कल में बेंड कर दिया गया है। तो बोलता है कि इसके कोई भी 2 पॉइंट ले लो डायमेट्रिकली अपोजिट, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर देखोगे पूरा का रेजिस्टेंस अगर R था, तो हाफ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2। हो जाएगा नहीं जाएगा? तो बेसिकली क्या होगा, दो रेजिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल में कनेक्टेड हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप बचपन से जानते हो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर। तो हम लोग बचपन में भी करते हैं, 10th क्लास में ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, करवाते ही हैं। आगे बोलो। सत्रह 18 19 20 सब हो गया? फिर से नहीं बना रहे हो तुम लोग, कौन कौन नया है? 14 खुशी, हिनाक्षा, 15 नंबर। हाँ सर, 15 नंबर एक बार फिर से बता दो। 15 नंबर फिर से क्या बताया, बताए नहीं किया, तो फिर से क्या मतलब हाँ मतलब 3 कॉपर वायर आर देयर विथ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। 3 वायर दे रखा है, हर किसी का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। एक का लेंथ है L, एक का एरिया है A, एक का लेंथ है 2L, एक का एरिया A/2। ठीक है, तो बोलता है मिनिमम रेजिस्टेंस किसका मिनिमम, हर का रेजिस्टेंस निकाल लो ना। सब कॉपर वायर है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू L बाई A। R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू 2L बाई A/2। R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू इसका लेंथ कितना है L/2, और एरिया कितना है 2 इंटू A है। सबका निकाल लो, देख लो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन बोल देती है, सिंपल नहीं है जी बहुत। आगे बोलो। सर 14 14। अरे तो I इक्वल टू क्या होता है, आपको बताए थे, I इक्वल टू DQY क्या होता है, DT होता है। तो अगर चार्ज निकालना है तो DQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, I dt हो जाएगा। बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं, नेट चार्ज मतलब एरिया
एरिया मतलब आई और टी का कर्व दे रखा तो क्या हो जाएगा इस एरिया, Q1 Q2 Q3। इसका एरिया देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये लेंथ है 2 और विड्थ है नहीं, लेंथ है 2 और विड्थ है कितना 1, इसका एरिया हो जाएगा 2। इसका देखोगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये भी हो गया 2। इसका देखोगे तो 2 × 2 4, हाफ इंटू 2 × 2, ये कितना हो जाएगा 2। तो सबका चार्ज क्या है, सेम है, मतलब रेशियो देखोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जब भी आप लोग चार्ज निकालना हो और आईटी कर्व दिया हुआ तो एरिया की बात करेंगे, ये सब बचपन से करते आ रहे हैं। अब क्या पूछना है सब में, कुछ और बचा? नहीं 18 बचा। sir. 18 When a piece of aluminum wire of finite length is drawn to reduce the diameter of the half of the original value, अरे कल ही तो बताया था इस तरह क्वेश्चन। बोलता है कि इसको खींच के क्या करता है, लंबा कर दें। ऐसा कर दिए हैं, इसका जो डायमीटर हो गया है वो क्या हो गया है, तो हाफ हो गया है। डायमीटर अगर हाफ हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पाई स्क्वायर होता है ना। Yes sir. तो डायमीटर अगर हाफ कर दोगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और रेडियस हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, πr²/2। कितना हो जाएगा ये, A0y क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एरिया अगर 4 टाइम्स कम हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बताया था ना लास्ट क्लास में, जितना टाइम्स अगर n × l टाइम्स कर दे लेंथ तो एरिया क्या आता था, A/n हो गया था, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है ना, कल लास्ट क्लास में बताया है। अगर खींच के वायर को l टाइम्स n टाइम्स अगर लंबा कर देते हो, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, n टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है। हाफ कर दिया मतलब रेडियस क्या कर गया है, हाफ हो गया है। रेडियस हाफ हो गया मतलब एरिया क्या होगा, 1/4 टाइम्स हो गया है। एरिया अगर 1/4 टाइम्स हो गया तो लेंथ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस देखोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर हो जाता है रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रो इंटू एल, एल कितना हो जाएगा 4 × L0 डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा, A0/4 हो जाएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू रो इंटू L0/A0, और ये कितना था इनिशियल रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? Yes sir. और कुछ नहीं? तो No, sir. नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, आप कर सकते हो 21 से लेके 30 तक। बहुत कम होमवर्क दिया हूँ, खुश रहो। 9 क्वेश्चन दिया हूँ बस, ठीक है। 9 ही क्वेश्चन कैसे देंगे हम, थोड़ा सा और देंगे। कितना क्वेश्चन है भाई, चलो एक क्वेश्चन इधर से कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 18 भी करना। अभी जो बताया था ना सर्कुलर वाला, आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में करेंगे। तो आप 2 क्वेश्चन इधर से कर लेना, बाकी जो इधर दिया हूं वो कर लेना। क्लियर है 30 तक? कोई डाउट? No sir. ठीक है, हम लोग वापस आ जाते हैं अपने करंट लेक्चर पे। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिए? और आपको है जैसे कि एक कलर कोडिंग होता है, ठीक है, कलर कोडिंग रटने वाला चीज है, ठीक है। तो आप क्या करना, उसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना या फिर किसी भी किताब से आप उसको कलर कोडिंग पढ़ लेना, ठीक है। जो भी कलर कोडिंग है वो आप क्या करना, रीडिंग मार लेना एनसीईआरटी से, चाहे कहीं से भी किताब होगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको कलर कोडिंग हम नहीं बताएंगे, आपको रट्टा मारना है, ठीक है। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू होता है, उसको करना आप रट लेना, ठीक है।
कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछते। पढ़ने के लिए दिया हुआ है तो आपको कुछ चीज रटना है, अलग अलग कलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कलर कोडिंग एक बार पढ़ के आओगे, अगर फिर भी कुछ ऐसा दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लोग, 10th क्लास से, फटाफट करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। किस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, अगर सारे रेजिस्टेंस से करंट क्या हो, सेम हो, ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। क्लास 10th से आपको पढ़ते आ रहे हो। इसका रेजिस्टेंस मान लो कि R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो कि R2 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो कि R3 है, ठीक है। तो करंट देखोगे तो हर से करंट क्या जाएगा, सेम ही जाएगा। ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा इस केस में, सेम करंट होगा। सेम करंट मतलब सेम करंट थ्रू एनी रेजिस्टर, हर रेजिस्टर से देखोगे तो क्या होगा, सेम करंट होगा, ठीक है। तो इस केस में जो आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होता है बताओ। सीरीज केस में R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या करेंगे, R4 प्लस R5 प्लस Rn। ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, R1 के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मान लो कि V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो मान लो कि V2 है, और इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, V3 है। तो V1 V2 V3 कितना हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से करंट I जा रहा था, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, कितना हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा। अगर I की बात करें तो I कितना हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, तो V है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा R1। V1 इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2, और बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। सिमिलरली आप कर सकते हो, V3 लिख सकते हो, V3 इक्वल टू I इंटू कितना हो जाएगा, R3। V3 मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हेलो। नो सर। इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तेज बजा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इन केस ऑफ टू रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ टू रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा आपका R2। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अगर इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें V1, और इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें V2, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही बताए, V1 मतलब कितना हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल, ठीक है, V डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस सीरीज में हम लोग बोल सकते हैं V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस अगर 2 है, रेजिस्टेंस मान लो कि 3 है, ठीक है, तो क्या करोगे, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये मान लो कि 2 है और ये मान लो कि 3 है, अरे आपको दे रखा है कि मान लो कि 5 वोल्ट है। इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो 5/5 कितना हो गया, 1। इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, तो 5/5 इंटू कितना हो जाएगा, 2। इसके क्रॉस हो जाएगा 2, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, 3।
जिस तरह से रेजिस्टेंस होगा उस तरह से पोटेंशियल क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, उससे पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V बाई R1 प्लस R2 इंटू कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्लियर है? बस ये फास्ट करने के लिए थोड़ा सा, पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, ज्यादा टाइम नहीं लगे सब में क्योंकि सब हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर देखोगे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सीरीज में क्या था, करंट सेम था, यहाँ पे क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम करने का मतलब क्या है, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पूरा लिख देता हूं, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बी है, पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा। लेकिन करंट क्या होगा, सब में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें करंट अगर I1 है, इसमें करंट कितना होगा, I2 होगा। इसमें करंट कितना होगा, I3 होगा। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, अगर R इक्विवेलेंट की बात करें, R इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल में ड्राइव व्राइव करने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3। ठीक है, 1 अपॉन R3। ठीक है, अगर देखोगे कि इस तरह से मान लो कि n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस are connected in parallel, are connected in parallel। अगर इस तरह से मान लो कि n रेजिस्टेंस हो और सब क्या हो, इक्वल हो और पैरेलली कनेक्टेड हो, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बोलेंगे, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R बाई n। R इक्वल कितना हो जाएगा, R बाई n। जैसे कि 2 ओम का मान लो कि 10 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 बाई क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में, 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 2 रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। 2 रेजिस्टेंस के इसमें R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई, एलसीएम ले लो, R1 R2 ऊपर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसको उल्टा कर दोगे, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर करंट निकालना हो I1 I2 I3 तो क्या हो जाएगा, करंट के देखना जरा। यहाँ पर हम लोग वोल्टेज निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या था, हर के क्रॉस अलग अलग था। यहाँ पे करंट क्या आएगा, हर के क्रॉस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर करंट की बात करेंगे तो I1 इक्वल टू कितना आएगा, तो सबके क्रॉस वोल्टेज कितना है, सेम है, V। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा V बाई R1, V बाई R1। ठीक है,
इस तरह से I2 देखोगे तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2 एंड I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R3। क्लियर है? V/R3, ठीक है। और अगर नेट करंट की बात करें, I टोटल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कितना होगा, तो टोटल वोल्टेज V डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि इसका R इक्विवेलेंट निकालोगे, टोटल वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस V है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट, जो टोटल करंट होगा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, और कितना होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। क्योंकि यही करंट जाके क्या हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ से करंट जो I जा रहा था वही यहाँ पे I1 I2 I3 के फॉर्म में चला गया है, तो नेट करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, ठीक है। अगर दो रेजिस्टेंस केस में बात करें, फॉर 2 रेजिस्टेंस, हम हर बार 2 रेजिस्टेंस केस क्यों ले रहे हैं, कि एक चीज अगर ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बस फास्ट होने के लिए, ये मान लो R1, ये मान लो कि R2 है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल देखोगे, मान लो कि आपने V अप्लाई कर दिया है, तो जो नेट करंट होगा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यही होगा ना। अगर इसके क्रॉस करंट चाहिए I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V/R1, ठीक है। और V इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, V इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल करंट I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। V की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I इंटू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो हो गया V इक्वल टू हो गया आपका I इंटू दिस बाई R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। I1 इक्वल टू देखना कितना आ जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू I डिवाइड बाई R1 प्लस R2, उसमें से करंट अगर I2 लिखे हम लोग, ठीक है, I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिमिलरली देखोगे यहाँ पर I1 लिखे तो क्या आ गया, R2 आ गया, ठीक है। उस तरह से अगर आप I2 लिखोगे तो आ जाएगा आपका R1 इंटू I डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल करंट मान लो कि 5 एम्पेयर है, टोटल करंट कितना है, 5 एम्पेयर है, और इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ मान लो कि 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ कि 3 ओम है। अब में से किसमें करंट ज्यादा आएगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब पूछे कि I1 I2 क्या होगा, तो आप I1 I2 क्या कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इनवर्स रेशियो होता है, अगर I1 निकालना हो तो क्या लिखोगे, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 3 एम्पेयर, यानी इसमें करंट देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 एम्पेयर, इसमें करंट कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर। ऐसे में निकाल सकते थे I2 इक्वल टू, तो I1 कितना है, 2 डिवाइड बाई 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर। क्लियर है? यहाँ पे करंट क्या होगा, इनवर्सली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स रेशियो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। अगर R2 ज्यादा है तो I1 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट इसमें ज्यादा होगा, उल्टा। क्लियर है? ये सब क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ताकि हर बार इतना कैलकुलेट आपको ना करना पड़े, आप क्या कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस है जिसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या होगा, निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट, 1-2 क्वेश्चन मैं करता हूं, फिर आप करना शुरू करना। इस तरह कॉम्बिनेशन ले लेते हैं,
पॉइंट ए एंड बी, सारा रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। कुछ आपसे फाइंड R equivalent between A and B, फाइंड R equivalent between A and B, यानी इस दोनों पॉइंट के क्रॉस R equivalent निकालो कितना होगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, आपको पता है इस तरह की चीजें हम पढ़ के आए हैं। कैसे निकालेंगे R equivalent? तो कैपेसिटर कैसे कर रहे थे, पहले सीरीज देखे, पैरेलल देखे, फिर लोग क्या करेंगे मिक्स करके देखे थे, C equivalent कैसे निकाल रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले क्या करो, तो आप देखोगे कि ए वाला रेजिस्टेंस क्या है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, हर बार इतना नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन है तो इतना कर देता हूँ। ये आपको हो गया 2 ओम, ये कितना हो गया 2 ओम। अब यहाँ देखोगे तो ये दोनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ये कितना है 2, ये कितना है 2। अब देखोगे तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है पैरेलल कनेक्शन है, ये दोनों क्या है पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा इनका, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कैसे निकालते हैं, 2 × 4 डिवाइड बाय 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो कैसा बन जाएगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, इधर बच गया 2, और इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा 8/6, यानी कितना हो गया 4/3। इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 26/8। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा 4/3। अब ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 4/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 10 कितना हो जाएगा 3, 10/3 इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10/3, और ये क्या हो गया 2। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, तो इन दोनों हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। फिर जो निकलेगा उसको क्या करोगे सीरीज में कर दोगे, तो हम फाइनली निकाल लें R इक्विवेलेंट कितना आएगा, RAB इक्वल टू हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये और ये कितना हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, तो 2 प्लस इसका पैरेलल है, कैसे निकालेंगे, तो 2 × 10/3 डिवाइड बाई 2 प्लस 10/3। देख लेना कैलकुलेशन हर जगह पर सही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको करना हो जाएगा 20/3, और इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 16/3, यही ना 16 और 20 कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 20 कितना हो गया जी 52/16, यानी कितना हो जाएगा ये 28/8। यही कुछ बोल रहा था क्या, नहीं 26 नहीं 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 13/4। यही आ रहा सबका, यस सर। ऐसे आना चाहिए कुछ, क्लियर है। आर इक्विवेलेंट हम लोग बहुत बचपन से निकालते निकालते आए हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन देता हूं। चलो निकाल लो इसका, ए एंड बी के बीच में सारा 2 है, निकालो कैसे निकालेंगे, आंसर मत पूछना, रफली ड्रॉ कर रहे हैं। 12/7। 2 कितना हो जाएगा, तो पैरेलल में तो 1 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 4 क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 × 4 डिवाइड बाई 3 + 4।
12/7। क्लियर है? क्लियर है? इसका जरा निकालो कितना होगा ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट। याद है कुछ? 3/4 इक्वल टू, कैपेसिटेंस वाला होगा जैसे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अब निकालो। हाँ देखोगे तो कैसा है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि दिस बाय दिस इक्वल टू क्या है, दिस बाय दिस। ठीक है, 3/6 इक्वल टू 4/8। 3/6 इक्वल टू 4/8। ठीक है, ऐसा जब भी होगा तो क्या होगा, व्हीटस्टोन कैसा होगा, बैलेंस होगा। उस केस में इस वाला कोई मतलब नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा, 3 और 6 क्या होगा, कैपेसिटर में भी देखे हम लोग। ठीक है, जैसा कैपेसिटर में यहाँ पे ऐसा ही होगा। तो 3 और 6 क्या हो जाएगा सीरीज में, 4 और 8 कितना हो जाएगा सीरीज में, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, दोनों क्या है पैरेलल में। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, तो 12 और 9 क्या है, सॉरी 12 और 9 पैरेलल में है, तो 12 × 9 डिवाइड बाई 12 + 9 सॉल्व करोगे जो भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस बताओ। ठीक है, घर पे ट्राई करना। ठीक है, वैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि इस दोनों एंड को क्या क्या मैंने, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। 10th क्लास में भी कराते हैं सर। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या होगा, तो इसका और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, इसका इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जब भी इस तरह से शॉर्ट सर्किट लाइन हो, जब इस तरह से शॉर्ट सर्किट लाइन हो, इसका मतलब ए और ए पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका मतलब इस सब रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया इधर पे और यहाँ से शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, इसका मतलब जो भी करंट आएगा वो क्या करंट करेगा, इधर से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, इधर से करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि करंट हमेशा वैसे पाथ से फ्लो करता है जहां से रेजिस्टेंस क्या हो, उसको कम मिलेगा। तभी तो क्या था, जब पैरेलल हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ऊपर 3 था नीचे 4 रेजिस्टेंस था, तो इससे करंट क्या कर रहा था, ज्यादा जा रहा था, इससे करंट क्या कर रहा था, कम जा रहा था। जहां पे रेजिस्टेंस कम दिखेगा वहां पे करंट क्या करेगा, ज्यादा जाएगा। तो जहां पे रेजिस्टेंस जीरो है उधर से सारा करंट जाएगा, सारा का सारा करंट क्या करेगा, उधर से जाएगा, उस वायर से नहीं जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस हो। इस वायर का कोई मतलब है नहीं, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट है। इसको रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ से जितना भी करंट आएगा सारा का सारा करंट क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। यानी इधर से कोई करंट जाएगा नहीं, इधर से कोई करंट जाएगा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी शॉर्ट सर्किट हो, जैसे कि यहाँ से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट कर दिए, इस रेजिस्टेंस का मतलब कुछ रहेगा नहीं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको निकाल लेना। और बाकी
कुछ क्वेश्चंस और देता हूं। होमवर्क करके जरूर आना, होमवर्क करके। यहाँ तक दिया था 30 तक। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है एंड किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा, सॉल्व करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं तो हुई 36। इसमें मैं ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग क्वेश्चंस बचपन से करते आ रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होगा, तो बचपन में जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ से यहाँ तक देखो शॉर्ट सर्किट है। यहाँ से यहाँ तक मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है, शॉर्ट सर्किट है, यानी इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ए और ए क्या है, शॉर्ट सर्किट है, मतलब इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। यानी इन सब रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल क्या आ गया है, इसका आ गया है। तो सेम पोटेंशियल के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इसका है। क्यों? क्योंकि जितना इसका था, जैसे मान लो कि 0 है, ये क्या है, 0 है। ये 0 है तो यहाँ कनेक्टेड है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे कनेक्टेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए और ये दोनों 0 है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल के बीच में रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा। ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए 0 और ए भी 0, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो यहाँ के बाद देखोगे तो सिंपल एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इतना क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है। बस इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है किरचॉफ्स लॉ, आर इक्विवेलेंट है निकालने के लिए। ये सब क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में करके आओगे। कल क्लास है, कल क्लास है।